तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस टॉपिक में आप लोगों को बहुत ही प्यारा और बहुत ही समझने वाला जो आगे चलकर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और आगे आप लोगों को डी फार्मा सेकेंड ईयर में जो इससे रिलेटेड है, आप विजिट पर भी जाएंगे जो या फिर किसी कंपनी या फिर किसी हॉस्पिटल के थ्रू किसी कंपनी में एंट्री करेंगे, जो वहाँ की प्रोसेसिंग वगैरह देखेंगी कि हमारी ड्रग वगैरह कैसे बनती हैं, इसका सैंपल कैसे लिया जाता है, उसमें क्या-क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, क्या-क्या नहीं होनी चाहिए। ये हमारा फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है, उसी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारे-प्यारे क्वेश्चन मैं 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इन क्वेश्चनों को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपके पास होने के लिए बहुत ही बेहतर चांस आपके लिए लाया है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एच ए पैकेजिंग मटेरियल। जो पैकेजिंग है यानी कि प्लास्टिक पैकेजिंग जो है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को हमें बताना है। तो आप लोगों के मन में आ गया होगा कि प्लास्टिक भाई है तो प्लास्टिक्स के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या इससे हानियाँ हो सकती हैं, क्या इससे सावधानियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हल्का होता है। ऑब्वियसली भाई कोई प्लास्टिक का चीज़ होता है, स्टील या कोई लोहे से बना हो, उतना ही आकार में हो, तो ज़रूर हल्का होता है। प्लास्टिक का वज़न हल्का होता है, ये एक ही है। और यहाँ पर सेकंड थर्ड नंबर देख लीजिए, प्लास्टिक को ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। भाई एक जगह से दूसरा जगह पहुँचाने के लिए, जैसे आप लोग यूपी से महाराष्ट्र तक पहुँचाने के लिए कोई प्लास्टिक की चीज़ है और तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको आसान रहेगा, क्योंकि वो हल्का होता है तो इतना इतना भारीपन आपको नहीं लगेगा। जैसे आपके घर में कोई चेयर वगैरह है, तो घर से बाहर निकालने तक में आपको जैसे ट्रांसपोर्ट एक चलिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रखने में आपको इतनी परेशानियाँ नहीं झेलने को पड़ेंगी। इसी तरह से आप लोगों को समझा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है। नेक्स्ट, काँच की तुलना में प्लास्टिक आसानी से टूट जाता है। नहीं टूटता भाई, ओह सॉरी, जैसे काँच है, 5 या 10 फुट की ऊँचाई से उसे नीचे डाल दोगे, अब कोसली भाई या फर्श है या किसी स्लैब है, छत पर हो या किसी प्रकार का कोई लुक रोड है, खड़ंजा है, तो उस पर अगर गिरेगा तो फूट जाएगा और उसी प्लास्टिक को अगर नीचे डालोगे तो नहीं फूटेगा। तो इसी तरह से प्लास्टिक जो है वो काँच की तुलना में नहीं टूटता है। और अगला जो पॉइंट है, अन्य पैकेजिंग सामग्री की तुलना में कम लचीला होता है। जो अन्य पैकेजिंग सामग्री हैं, उसकी तुलना में कम लचीला होता है। इसका इसमें किसी भी आकार और डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें जो है वो किसी भी प्लास्टिक को किसी भी डिज़ाइन या शेप में दिया आकार दिया जा सकता है और इसे आकार भी परिवर्तित किया जा सकता है। कोई चीज़ अगर बन गया है तो उसको दूसरे शेप में, डिज़ाइन में चेंज करना है तो ऑब्वियसली उसे आप बदल सकते हैं। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, प्लास्टिक नमी, हवा, गैस को अच्छी तरह से सुरक्षा देता है। जब कोई प्लास्टिक है उसको नमी एंड एयर जैसे गैस वगैरह है, इससे सभी अच्छा को सुरक्षित देता है। नेक्स्ट पॉइंट, पारदर्शी या रंगीन बनाया जा सकता है। इसे पारदर्शी भी ट्रांसपोर्ट यानी कि आसान इधर-उधर देखने के लिए भी बनाया जा सकता है। प्लास्टिक और कंटेनर जैसे आपका हो गया, व्हाइट-व्हाइट कलर का होता है, आप लोग लैब में देखे होंगे, उसमें केमिकल वगैरह रखे होते हैं, तो प्लास्टिक के भी डिब्बे होते हैं। तो जैसे आप समझ लीजिए आप दुकान पर गए हो, तो उसमें जो है टॉफ़ी वगैरह होती है, पॉलीथीन ऐसे आप समझ लीजिए, वो सफ़ेद व्हाइट कलर की होती है, तो ये ट्रांसपोर्ट यानी आसानी से देखने के लिए भी बनाया जा सकता है। ऐसे आप समझ लीजिए जो पॉलीथीन एक प्लास्टिक का ही रूप है।
और इसे रंगीन भी बनाया जा सकता है, कलरफुल अट्रैक्टिव करने के लिए भी बनाया जा सकता है। जैसे आप स्प्राइट पीते हो, ड्यू पीते हो तो ये एक प्रकार की प्लास्टिक ही है और इसे रंगीन भी बनाया जा सकता है। और नीचे पॉइंट जो है, ड्रग को आसानी से देखा जा सकता है। इसमें भाई कौन-कौन सी ड्रग हैं और इसमें क्या-क्या है, इसमें देखा जा सकता है कि ड्रग को आसानी से बस किस कलर की ड्रग इसमें है, किस कलर की नहीं है। उसको कलर को डिफाइन करने के लिए, कलर को सैटिस्फाई करने के लिए उसे आसानी से देखा जा सकता है। लास्ट जो हमारा एडवांटेज का यानी कि फ़ायदे का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है? कई ड्रग के साथ रिएक्शन नहीं करता है भाई। कई ड्रग होती हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करता है प्लास्टिक। और एक्चुअली में प्लास्टिक जो है ज़्यादा दिन तक हो जाने के बाद वो प्लास्टिक जो है वो रिएक्शन ड्रग से जो रिएक्शन कर लेता है। तो इसलिए ये ज़्यादा दिनों तक सेफ नहीं होता है। और जो इसके डिसएडवांटेज हैं आप लोगों को बता दूँ, जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के जो डिसएडवांटेज हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। भाई ऑब्वियसली जब कोई चीज़ इतनी जल्दी गलेगी नहीं, जैसे आप पॉलीथीन समझ लीजिए, पॉलीथीन इतनी जल्दी कहाँ गलती है, 10 साल, 15 साल ऐसे ही नीचे डाल दोगे तो उसको वापस निकालोगे तो ऐसे ही निकल आएगी, ऐसे समझ लीजिए। तो इससे पर्यावरण पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सेकंड पॉइंट, प्लास्टिक जल्दी से नष्ट नहीं होता। अभी आपको हमने बताया कि प्लास्टिक को जल्दी आप नष्ट नहीं कर सकते। प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ाता है। भाई प्लास्टिक ज़्यादा जैसे इसी की वजह से जो पॉलीथीन है वो बंद कर दी गई थी। तो प्लास्टिक प्रदूषण तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। जहाँ देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक, पॉलीथीन ही हो जाएँगी, इसलिए प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे रिसाइकिल के लिए भेज दीजिए। ऐसे जहाँ पाओ तहाँ नहीं डालना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक गर्मी से खराब हो सकता है। अब कुचली भाई उसे धूप में रख दोगे जल्दी, अगर कोई गर्म चीज़ उसपे ज़्यादा गर्म हो रहा है तो वो खराब भी हो सकता है प्लास्टिक। ये अगला पॉइंट, अधिक टेम्परेचर पर पिघल सकता है और आकार बदल सकता है। अगर भाई कोई चीज़ है गैस जल रही है, ऐसे समझ लीजिए गैस जल रही है, उसको गैस के में हल जैसे समझ लीजिए चिपका चूल्हा जल रहा है, उसमें अगर प्लास्टिक वगैरह गर्मी पा गया, टेम्परेचर अधिक हो गया, जिसकी वजह से उसका आकार बदल सकता है। जैसे आप मान लीजिए जो बोतल होती है, उसको चूल्हे के आगे करने पर उसका आकार चेंज हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। पॉलीथीन है, सर्दियों में हीटर वगैरह यूज़ करते हो, तो हीटर के ऊपर करना और उसमें जो गरम-गरम एयर लगेगी, हवा लगेगी, जिसकी वजह से जो है वो पॉलीथीन का आकार चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ड्रग के साथ पॉलीथीन जो है प्लास्टिक है वो रिएक्शन कर सकता है, भाई कर सकता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया। कुछ प्लास्टिक गैस के अंदर-बाहर जाने देता है। कुछ भाई प्लास्टिक ऐसी होती है जो गैस को अंदर-बाहर जाने देते हैं। सभी गैस को भी नहीं रोक पाती है प्लास्टिक। नेक्स्ट, सभी प्लास्टिक को आसानी से रिसाइकिल नहीं होते। सभी भाई प्लास्टिक वगैरह जो होती हैं, बोतल वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों को रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन कुछ को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये प्रदूषण तो फैलता ही फैलता है। लास्ट पॉइंट डिसएडवांटेज का यानी कि हान हानि का जो हमारा लास्ट पॉइंट है, पाउडर, ड्रग चिपक सकती हैं। जो प्लास्टिक में है, कोई ड्रग वगैरह है, पाउडर के फॉर्म में है, वो उसमें चिपक सकता है, मॉइस्चर यानी कि नमी की वजह से उसमें चिपक सकता है। तो इसलिए प्लास्टिक हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। जितना लाभदायक है, उतना हानिकारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसे आप समझ लीजिए। डिफाइन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आप चाय बनाते हो, चाय से
चीनी डालते हो, अदरक डालते हो, ज़रा कुछ डालते हो, लौंग डालते हो, इलायची डालते हो, इन सभी चीज़ों का मिश्रण हो जाता है, एक ही में मिक्स हो जाते हैं, तो इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना, जैसे किसी चीज़ से कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना, जैसे चाय डालते हो, चाय से एक प्रकार का एक केमिकल निकलता है, जिसे आप पीते हो तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना ही एक्सट्रैक्शन कहलाता है किसी चीज़ से। आगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है। और नेम द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि उनके नाम वेरियस यानी कि अलग-अलग मेथड के नाम बताओ एक्सट्रैक्शन के। राइट द प्रोसेस ऑफ परकोलेशन, कि परकोलेशन को डिफाइन करिए। तो सबसे हेडिंग हमारी पहली है एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें क्रूड ड्रग से उसके एक्टिव मेडिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को किसी सॉल्वेंट की सहायता से अलग किया जाता है, उसी को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। भाई जैसे आपका क्रूड ड्रग हो गया यानी कि दवा हो गई, क्रूड ड्रग यानी कच्चा माल, कच्ची दवा, जिससे एक्टिव एक्टिव जो एक्टिव हो भाई, जैसे कहते हैं बहुत एक्टिव है बोलने में, जैसे कोई आता है कहते हैं बहुत एक्टिव बोलने में है, तो इसी की वजह से कोई भाषण देता है, पीएम मोदी जैसे भाषण देते हैं, राहुल गांधी देते हैं, अखिलेश यादव देते हैं, उसको बोलने में एक्सपर्ट होते हैं कुछ लोग, जैसे मोदी ही खड़ा हो जाए मोदी, तो इसी की वजह से उसको किसी प्रकार का दो जोर जवाब नहीं है, मन में आया बोलता गया, तो वर्ड गलत नहीं होते हैं ना। अखिलेश यादव से वर्ड एक समय गलत भी हो सकते हैं, उनको सोचना पड़ता है कि क्या बोले जनता के सामने। मोदी को ये कुछ नहीं सोचना पड़ता है, इसलिए तो एक कहाँ भाई भटक गए टॉपिक से। मोदी, अखिलेश यादव, तो एक्टिव मेडिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को किसी सॉल्वेंट यानी किसी सॉल्वेंट की सहायता से अलग किया जाता है, उसी को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। बहुत ही आसान डिफिनीशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन इसमें दिया नहीं गया था, लेकिन आप लोगों को हम बता देते हैं। इसका क्लासिफिकेशन जो बहुत ही सरल है, तब इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। लिक्विड टू लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लिक्विड से लिक्विड को निकालना ही एक्सट्रैक्शन कहलाता है। और सॉलिड टू लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड टू लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड से लिक्विड को निकालना ही एक्सट्रैक्शन कहलाता है। अब इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारी हेडिंग है, लिक्विड टू लिक्विड एक्सट्रैक्शन, इस टाइप के एक एक्सट्रैक्शन में लिक्विड से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालकर दूसरे लिक्विड में डाला जाता है। जो हमारा पहला लिक्विड होता है उससे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालकर दूसरे लिक्विड में डाला जाता है, इसी को लिक्विड टू लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। बहुत ही सरल है ना। नंबर 2, सॉलिड टू सॉलिड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड टू लिक्विड एक्सट्रैक्शन सॉरी। तो इस टाइप के एक्सट्रैक्शन में सॉलिड से यानी कि ठोस से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालकर लिक्विड में डाला जाता है, इसी को सॉलिड टू लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जो हम आप लोगों को ऊपर पूछा गया था, मेथड वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि इसके अलग अलग मेथड बताइए एक्सट्रैक्शन के। तो सबसे पहला है मैचुरेशन, परकोलेशन, डिफ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन। क्वेश्चन में पूछा था परकोलेशन को डिफाइन करिए, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए प्रोसेस ऑफ परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है? परकोलेशन वह विधि है जिसमें पीसे हुए क्रूड ड्रग से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को धीरे धीरे सॉल्वेंट से बहाव द्वारा निकाला जाता है। जैसे आप परकोलेशन आप गूगल या क्रोम पर डालना, जिससे आपको परकोलेशन आपको पता चल जाएगा कि परकोलेशन क्या होता है। परकोलेशन हम आप लोगों को बता दें क्या होता है। परकोलेशन एक प्रकार का स्टील का होता है, जिसमें जैसे आप समझ लीजिए केतली, केतली भाई केतली जिसमें होती है, उसी को एक प्रकार से परकोलेशन कहते हैं। ठीक है। स्टेप ऑफ परकोलेशन,
स्टेप के थ्रू हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये सभी चीज़ें स्टेप टू स्टेप वाइज़ आप लोगों को कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, इसलिए मैं आप लोगों को स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले ड्रग का चूर्ण बनाया जाता है भाई, सबसे पहले आप समझ लीजिए उसको चूर्ण कूट-कूट कर पीसा जाता है, चूर्ण बनाया जाता है। क्रूड ड्रग को अच्छी तरीके से पीस लिया जाता है, जिससे वो अच्छी तरीके से हो जाए, चूर्ण बनाकर अच्छी तरह से पीस लिया जाता है। सेकंड पॉइंट, पाउडर को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सॉल्वेंट यानी कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहेंगे कि हमारा सॉल्वेंट क्या है। अल्कोहल भी हो सकता है, वाटर यानी कि फ्लूइड भी यानी कि पानी भी हो सकता है, से गीला किया जाता है और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे पाउडर है, थोड़ी मात्रा में सॉल्वेंट यानी कि उसको गीला किया जाता है और कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, जिससे वो आसानी से हल्का गीला हो जाए। पर्कुलेशन से भरना, पर्कुलेशन में भरना, जो पर्कुलेशन होता है जिसे आप समझ लीजिए केतली वगैरह है, उसमें भर दिया जाता है। गीले पाउडर को पर्कोलेटर विशेषज्ञ कांच का बर्तन, आप लोगों को हमने बताया कांच के यानी कि स्टील या कांच का बर्तन में धीरे-धीरे भरा जाता है। स्टेप 4, पर्कुलेशन से ऊपर से पर्याप्त मात्रा में सॉल्वेंट डाला जाता है ताकि पूरे पाउडर ढक जाए। भाई धीरे-धीरे पाउडर को पहले भर दिया जाता है, उसके ऊपर से धीरे-धीरे पानी या अल्कोहल को धीरे-धीरे डाला जाता है ताकि वो पूरी तरह से और उसके ऊपर पाउडर था, उसके को ढक दिया जाता है। जैसे आप लीजिए मिक्सी, मिक्सी में भाई सब कुछ भर दिया जाता है, इसी मिक्सी में डालकर उसे ऊपर से एक ढक्कन होता है जिससे मिक्सी चलाने पर ऊपर ना हो, बाहर ना निकल जाए, इसलिए उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। सॉल्वेंट धीरे-धीरे पाउडर से होकर नीचे की ओर बहता है और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को घोल लेता है, जो ऊपर से ढक दिया जाता है, जिसके कारण जो पाउडर में सॉल्वेंट या सॉल्वेंट लाइक के लिए अल्कोहल या पानी धीरे-धीरे इसमें घुल जाता है और एक्टिव कंपोनेंट्स उनको घोल लेता है अपने अंदर। और 6 पॉइंट, जो नीचे से प्राप्त तरल परकोलेट में इकट्ठा कर लिया जाता है, जो परकोलेट होता है उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। और 7 पॉइंट यानी कि उससे लास्ट पॉइंट, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को छान कर स्टोर कर लिया जाता है। जैसे छन्ना से उसे स्टोर कर लिया जाता है, छन्ना से छान कर और उसे स्टोर कर लिया जाता है किसी अलग बर्तन में दूसरे। इसका यूज़ कहाँ-कहाँ किया जाता है? पर्कुलेशन विधि का प्रयोग टिंचर में किया जाता है और इसका सेकंड नंबर, इसका प्रयोग फ्लूइड एक्सट्रैक्ट बनाने में किया जाता है, एक्सट्रैक्ट बनाने में भी किया जाता है। थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन नेज़ल प्रिपरेशन डिटेल्स, जो हमारा नेज़ल प्रिपरेशन है उसको डिटेल्स में समझाइए। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है नेज़ल प्रिपरेशन। सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि नेज़ल प्रिपरेशन होता क्या है। नेज़ल प्रिपरेशन वे ड्रग होते हैं जिन्हें नेज़ल रूट से यानी कि नाक के थ्रू बॉडी में लिया जाता है, उसी को नेज़ल प्रिपरेशन कहते हैं। अगर नाक आपको नहीं ध्यान आ रहा था, तो नेज़ल प्रिपरेशन वे ड्रग होती हैं जो नेज़ल रूट से नाक के थ्रू, नाक के रास्ते से दिया जाता है, बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसी को नेज़ल प्रिपरेशन कहते हैं। इसके ऑब्जेक्ट यानी इसके उद्देश्य क्या हैं? तो सबसे पहला, नोज में स्वेलिंग कम करता है। भाई अगर नोज यानी नाक में कोई प्रकार का सूजन वगैरह है, तो उसको कम करता है। नोज होना बंद होना खोलता है, जैसे कोई नाक बह रही है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है नाक के थ्रू, तो उसको सूंघने पर भाई नाक खोल देता है, जिससे सांस का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना कोस्टली खुल जाता है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। एलर्जी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, जो एलर्जी जिन पेशेंटों को होता है उसके लिए दिया जाता है। इन्फेक्शन से राहत देने के लिए किया जाता है। सम मेडिसिन को जल्दी से पूरी बॉडी में इफ़ेक्ट करना, जैसे कोई मेडिसिन्स वगैरह हैं, जैसे ड्रग्स आप समझ लीजिए, ये ड्रग नहीं, वो ड्रग्स जिसे लोग नशा के रूप में यूज़ करते हैं।
ऐसे करके सूंघ लिया ड्रग को, आराम से पूरी 24 घंटा मगन में रहते हैं। उसी तरह से एक ड्रग्स होती है जो कोडीन, एक प्रकार से बहुत नशीली होती है। इसको भाई क्रोम पर, गूगल पर सर्च कर लेना, आप देख लेना। ड्रग्स वगैरह व्हाइट कलर की होती है, बहुत ही नशीली होती है। कभी यूज मत करना भाई अपनी लाइफ में, बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत महंगी भी मिलती है। मैं यूज नहीं किया हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इससे हमें जानकारी थोड़ी बहुत है। टाइप ऑफ नेजल प्रिपरेशन, यानी कि नेजल प्रिपरेशन के कौन कौन से टाइप हैं। नेजल ड्रॉप, नेजल स्प्रे, जो नेजल ड्रॉप है नाक में डालने वाला ड्रॉप होता है। नेजल स्प्रे, जो स्प्रे यानी कि स्प्रे किया जाता है, जिसे आप समझ लीजिए स्प्रे वो नहीं जो आप जानने वाले जान गए होंगे कौन सा स्प्रे। लेकिन एक नेजल स्प्रे भी होता है जो हमें रिलीफ देता है। नेजल गैस जो होता है, नेजल सर्जरी वगैरह में काम किया जाता है नेजल गैस का। ऑइंटमेंट्स भी होते हैं जो जिसे कहते हैं विकिस, विकिस जो यहाँ पर लगा लिया जाता है और सिर दर्द में भी राहत देता है ऑइंटमेंट। नेजल पाउडर भी होता है, पाउडर वगैरह सूंघने, जिसे आप समझ लीजिए ड्रग्स एक प्रकार की, वो नेजल पाउडर में आ जाएगी। बेनिफिट्स ऑफ नेजल प्रिपरेशन, इसके क्या क्या फायदे हैं, यहाँ पर अंडरलाइन करना भूल गए। तो हमारा पहला पॉइंट है, ड्रग जल्दी असर करती है। मेडिसिन लेना आसान होती है भाई, एकदम से सूंघा और बहुत ही आसान तरीके से इसे लिया जा सकता है। ड्रग लेते समय कोई प्रकार का दर्द नहीं होता है, किसी प्रकार का, जैसे ही कोई इंजेक्शन लगाया एकदम से भाई दर्द तो होता है इंजेक्शन में। चाहे आप रात में इंजेक्शन लीजिए, चाहे दिन में लीजिए, या फिर कोई मेडिसिन या कोई इमरजेंसी में लीजिए, इंजेक्शन तो इंजेक्शन ही होता है ना। कुछ ड्रग्स में इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ड्रग्स में इंजेक्शन वगैरह होते हैं, उनको लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो गैस के थ्रू काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेजल प्रिपरेशन, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं नेजल प्रिपरेशन के। सलाइन नेजल ड्रॉप, जो सलाइन नेजल ड्रॉप है, एंटी एलर्जिक नेजल स्प्रे है जो 4 नंबर। वो क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया। ये आईपी जो होता है, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आईपी का फुल फॉर्म बताइए। और इसको जरूर 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 मैं कहता हूँ 100% से याद कर लो, क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाला है। हर ड्रग पर आप देखेंगे कि आईपी 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 जरूर लिखा होगा। तो इंडियन फार्माकोपिया ये होता है। इसे टोटल आप यहाँ पर देख लीजिए 6 भागों में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है बहुत मोटा पाउडर, यानी कि वेरी कोर्स पाउडर। वेरी कोर्स पाउडर कण बहुत बड़े बड़े होते हैं। चलनी यानी कि सीव नंबर 8 से निकाला जाता है। जो मोटा पाउडर होता है 8 नंबर चलनी से। ऐसे आप समझ लीजिए ये एक प्रकार का गोला है, इसमें ऐसे 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 होते हैं। तो एक प्रकार से ऐसे ऐसे ये एक चलनी हो गई, इसमें 8 नंबर सीप होती है, उसे उसी से मोटा पाउडर को निकाला जाता है, ठीक है। और मोटा पाउडर यानी कि कोर्स पाउडर, जो कोर्स पाउडर होता है कण इसमें थोड़ा सा होते हैं। बहुत वेरी कोर्स पाउडर से हल्का थोड़े पतले होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए इसमें भाई इतने इतने थे, इतने 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 थे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा घने घने हो जाएंगे ना, इसमें थोड़ा घने घने हो जाएंगे। ये देख लीजिए इसमें थोड़ा थोड़ा घने घने हो गए, तो इसमें थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे हैं। और चलनी नंबर, इसमें चलनी नंबर आपको जरूर लिखना है और इसमें याद भी करना है, ठीक है। चलनी नंबर 10 से निकाला जाता है। जो इसमें मोटा पाउडर 8 10 ऐसे समझ लीजिए, पहला 8, दूसरा 10। जो इसका उपयोग कैप्सूल बाहरी ड्रग को बनाने में किया जाता है। तो इस थर्ड नंबर जो है हमारा है मध्य, यानी कि मॉडेटरी कोर्स पाउडर। कण माध्यम आकार के होते हैं, इसमें कण जो होते हैं माध्यम आकार के होते हैं। चलनी नंबर 22 से निकाला जाता है। 8 10 22। अब ऐसे आप समझ लीजिए 22। इसका उपयोग आंतरिक दवाइयाँ, इसमें इसका जो उपयोग है आंतरिक दवाइयों में किया जाता है। 4 नंबर मॉडेटरी फाइन पाउडर, इसमें जो बारीक माध्यम बारीक पाउडर के रूप में इसे जाना जाता है।
उसमें अगर हिंदी में भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसे इंग्लिश में लिखो तो सबसे ज़्यादा बेटर है। कण और छोटे होते हैं, चलनी नंबर 44 से निकाला जाता है। इसका प्रयोग औषधि मिश्रण यानी कि किसी जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, तो उसका मिश्रण बनाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो सबसे पहला 8, 10, 22 यहाँ पर था, इसका दुगुना कर दीजिए तो भाई इसका 44 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तब और इसके ऊपर बाद जो होता है फाइन पाउडर। बहुत कण बहुत छोटे होते हैं, चलनी नंबर जो इसका जो चलनी नंबर होता है वो 85 85 इसका चलनी नंबर होता है। इसका प्रयोग टैबलेट स्पेशन बनाने में किया जाता है। 44 का दुगना भाई कितना हो गया यहाँ पर, ऐसे समझ लीजिए 44 दूना 88 हो गया ना, हो गया। भाई हमारी मैथ कमजोर है, अगर गलत हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन 44 दूना 88 और 28 में से 88 में से 3 निकाल दीजिए 85। ठीक है, अब ऐसे समझ लीजिए 8 सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर में बहुत मोटा, उसमें 8 फिर 10 फिर 22 फिर 44 फिर 85 फिर 120। सभी हो गए ना, हो गए। चलिए नंबर आप लोगों को हमने बता दिया। और अंतत यानी कि वेरी फाइन पाउडर जो होता है बहुत कण महीन होते हैं, जिसे आप समझ लीजिए बेबी फाइन पाउडर आप लोगों को सुना होगा, जो बच्चों के लिए यूज किया जाता है। बेबी फाइन पाउडर का प्रयोग बच्चों के लिए बेटर होता है और उसका प्रयोग किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। चलिए नंबर 120 से निकाला जाता है। इसका प्रयोग इंजेक्शन आई ड्रॉप बनाने में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है इंजेक्शन, और इसे आप समझ लीजिए मोनोसेप हो गया, सेबेक्ट्रीजोन तो इसका वो हो गया, और पिप्जो हो गया, ये सभी इंजेक्शन होते हैं। मेरोपेनम हो गया, इन सभी चीजों को का प्रयोग जो होता है वेरी फाइन पाउडर के रूप में किया जाता है। इसी चलनी से इसको निकाला जाता है ताकि इंजेक्शन इसमें आसानी से घुल सके और जो इंजेक्ट निडल से आसानी से आर पार हो जाए। से लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन कैप्सूल एंड टाइप विद डिटेल्स। कैप्सूल क्या होता है, इसके टाइप्स को डिटेल्स में समझाइए। तो कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म में ही यह आमतौर पर जिलेटिन सेल का बना होता है। कैप्सूल एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है, यह आमतौर पर जिलेटिन सेल का बना होता है। ये एक्चुअली पूछा जाता है एक नंबर में कि कैप्सूल जो है वो किस चीज का बना होता है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसे मत भूलिएगा, एक नंबर में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैप्सूल बना होता है वो किस चीज का बना होता है, तो कैप्सूल जो जिलेटिन सेल का बना होता है। कैप्सूल कौन सा डोजेज फॉर्म है, तो कैप्सूल सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है, ताकि यह पेट में जाकर आसानी से घुल जाए, इसी को ही कैप्सूल कहते हैं। आप लोगों को इससे बेटर कोई भी नहीं बता सकता, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। इसलिए आप बहुत ही मेहनत से पढ़ लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसका पॉइंट आप समझ लीजिए, कैप्सूल को लैटिन वर्ड कैनुला कैप्सूला से लिया गया है। जो इसका कैप्सूल जो है वर्ड है लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्मॉल कंटेनर, छोटा सा कंटेनर जिसका अर्थ है। छोटा भाई इतना सा बहुत छोटा सा कैप्सूल होता है, समझ लीजिए एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसके अंदर दवाइयां भरी होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर दवाइयां भरी होती हैं। एक ये कैप्सूल जो होता है दो प्रकार का होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब आप ऐसे समझ लीजिए हॉट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं। मैं आप लोगों को इसका अंतर बता रहा हूँ ना, मैं इसका अंतर बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है वो दो भागों में विभाजित किया गया है, बॉडी एंड कैप। ये जो है कड़े होते हैं, ये कड़े भी होते हैं। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो दो भागों में विभाजित किया गया है, और इसमें हर जो कैप्सूल होते हैं ना, एक उसे कण निकालोगे जिसके अंदर छोटे छोटे कण या पाउडर वगैरह भरा होता है, आप उसको खोलिए और उसको अलग कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित आप कर सकते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को। लेकिन
सॉफ्ट जिलेटिन जो कैप्सूल होता है वो एक ही टुकड़े से बने होता है और ये सॉफ्ट होता है भाई, इसे दाबोगे दबेगा। और जैसे आप समझ लीजिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है वो हमारा विटामिन डी 3, जो विटामिन डी 3 का कैप्सूल होता है वो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। और उसी तरह अमिप्राजोल जो कैप्सूल होता है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। डॉक्सीसाइक्लिन जो कैप्सूल होता है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। इंट्रागोनाजोल जो कैप्सूल होता है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल बता दिए हैं, आप अगर एग्जाम्पल लिख दोगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इससे एग्ज़ामिनर खुश हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पूरे में पूरे नंबर दे सकता है। आप देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर बताया गया है कि सूखी दवाइयाँ, पाउडर, ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मतलब आप छोटे-छोटे काट पहले बनाती है, फिर दवा बढ़ती है। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, सूखी दवाइयाँ, पाउडर यानी कि ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे-छोटे कण पहले खोल बनाते हैं, फिर दवा भरती है। पहले भाई जो कैप्सूल के बॉडी और कैप को बनाता है, उसके बाद उसमें ड्रग को फिल किया जाता है, उसके बाद उसको पैक किया जाता है। और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर ऊपर देख लीजिए नरम एंड लचीले होते हैं ना। सेकंड नंबर हमारा पॉइंट है तरल, तेल और अधिक अर्धठोस दवाइयाँ भरते हैं जिससे कैप्सूल बनता है। दवा भरते समय ही कैप्सूल बनता है। इसमें अगर दवाइयाँ भर दी हैं तो उसी समय उस कैप्सूल को क्लोज़ किया जाता है, उसी समय उसको बंद किया जाता है ताकि डोज़ जो है इधर-उधर ना फैले और आसानी से उसको फिल कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जिलेटिन की मात्रा कम होता है, नमी से जल्दी खराब हो सकता है। ये जो होता है इसे नमी से भी खराब हो सकता है। अधिक जिलेटिन होता है इसमें, लेकिन नमी से अपेक्षाकृत कम प्रभावी निगलने में आसान होता है। ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, वो नमी से अपेक्षाकृत होता है यानी कि कम प्रभावित होता है और निगलने में भी आसान होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। भाई खट से धरे जीभ पर और अंदर सट से अंदर, जैसे धरे तैसे अंदर, अंत कहीं मत पहुँच जाना। निकलने में तो ये थोड़ा कठिन होते हैं, निकलने में आसान होते हैं। तो ये सस्ते होते हैं, ये थोड़ा महँगे होते हैं। सामान्य बेलनाकार होते हैं, ये गोल या अंडाकार होते हैं और यहाँ पर याद करने की ट्रिक इसमें ये ऐड नहीं है ना। हॉट जिलेटिन कैप्सूल, ड्राई मेडिसिन यानी कि सूखी दवा, सॉफ्ट जिलेटिन, सॉफ्ट कैप्सूल, लिक्विड एंड ऑयल कैप मेडिसिन। इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जैसे ही मैं बनाऊं आप तक पहुंचे और अपने दोस्त के भी साथ शेयर करो ताकि इस वीडियो को फायदा उठा सके। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ लेनी है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। और इससे पहले वाली आप लोगों के वीडियो ना देखी हो तो वीडियो को जल्दी से देखिए जाकर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।